हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक विच इज सी प्लस प्लस। ओके, सो लास्ट लेक्चर में हमने क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में बहुत डिटेल में स्टडी कर लिया था कि क्लासेस कैसे बनाया जाता है, ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाता है, राइट। सो उसी कंसेप्ट को आज हमको आगे लेके जाना है एंड बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आज देखेंगे। थोड़ा सा थियोरी प्लस प्रोग्राम दोनों चीज आज हम देखेंगे एंड बहुत सारे क्वेश्चंस आज के सेशन में से डायरेक्ट थियोरी में आने वाले हैं। तो ये जो सेशन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो पहला जो कंसेप्ट एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है which is what is the difference between a procedure oriented programming and object oriented programming। ओके, तो दो टाइप का प्रोग्रामिंग होता है स्टूडेंट। सी प्लस प्लस में ही हम दो टाइप के प्रोग्रामिंग देखते हैं। एक होता है पीओपी, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। दूसरा होता है ओओपी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो जो 11th में आपने सीखा है ना, जो भी चीजें आपने 11th में देखी है, जैसे कि फैक्टोरियल निकालना, देन फिबोनाची सीरीज, देन आर्मस्ट्रांग नंबर चेक करना या प्राइम नंबर है कि नहीं है, ये सब के अंदर ना हमने एक चीज किया था कि क्वेश्चन में कुछ दिया था, उसके ऊपर कोडिंग किया एंड हम लोग ने आउटपुट निकाला। मतलब कुछ तो प्रोसीजर फॉलो किया है, कुछ तो स्टेप्स फॉलो किए हैं, सो दैट वी गेट द फाइनल आंसर एंड द टास्क इज अचीव्ड। ओके, तो अगर खाली ऐसा कुछ टास्क अचीव करना रहेगा ना, देन वी कॉल इट एज प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये वाला जो 11th में किया है। और जहां पर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स बना देते, जैसे लास्ट टाइम हमने क्लास, स्टूडेंट, फिर स्टूडेंट S1 S2 दो ऑब्जेक्ट बनाए, रियल वर्ल्ड में जो यूजफुल है वो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। तो सी प्लस प्लस में दोनों किया जा सकता है, दैट इज पीओपी के मतलब बिना कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किए भी हम प्रोग्राम लिख सकते हैं एंड ऑब्जेक्ट के साथ में भी प्रोग्राम लिख सकते हैं। ये बेस्ट पार्ट है सी प्लस प्लस का। ओके, सो देखते हैं जरा डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच का। पहला, इन दिस अप्रोच द प्रॉब्लम इज व्यूड एज अ सीक्वेंस ऑफ थिंग्स टू बी डन। जैसे कि सपोज हमको बोला है कि दो नंबर्स को एक्सचेंज करना है, तो आपको याद रहेगा दो नंबर्स को एक्सचेंज करने का मेन स्टेप क्या था? टेम्प इक्वल टू ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू टेम्प, राइट। तो ये तीन इंस्ट्रक्शन एक के बाद एक सीक्वेंस में लिखे एंड हमारा टास्क अचीव हो गया, जो भी काम करना था वो हो गया, राइट। तो वही चीज इधर दिया है, इन दिस अप्रोच द प्रॉब्लम इज व्यूड एज अ सीक्वेंस ऑफ थिंग्स टू बी डन, एम्फोसिस इज ऑन डूइंग थिंग्स। मतलब टास्क कंप्लीट करने पे ध्यान है, वो कोई भी मॉडल से आए, किसी तरीके से, कोई भी लॉजिक से आ जाए हमको चलेगा, लेकिन हमारा काम होना चाहिए। ठीक है, लार्ज प्रोग्राम्स आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर प्रोग्राम्स नोन एज फंक्शंस। तो ये भी आपने 11th स्टैंडर्ड में डील किया है। यस, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमको दो नंबर्स दिए हैं एंड उसको हमको ऐड, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करना है। तो हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, हमारे टास्क को चार अलग फंक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पहला है इंट ऐड, उसमें हमने दो नंबर दे दिए, इंट एक्स कॉमा इंट वाई, और इसको बोल दिया भाई रिटर्न एक्स इंटू वाई। ये आपने सब 11th स्टैंडर्ड में किया हुआ है। इंट सबट्रैक्ट इंट एक्स कॉमा इंट वाई, रिटर्न एक्स, ऐड के लिए प्लस डालना है ऑफ कोर्स, सबट्रैक्ट के लिए माइनस, एंड सो ऑन। ठीक है, सो इस तरीके से, ये तो जस्ट एक एग्जांपल है, लेकिन कोई भी प्रोग्राम को हम क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे स्मॉल प्रोग्राम्स में हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं। वो जो छोटे प्रोग्राम्स उसको बोलते हैं हम फंक्शंस, राइट। तो ये किसके अंडर आ जाता है? दिस कम्स अंडर प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, डेटा मूव्स ओपनली अराउंड द सिस्टम, डेटा को कोई डेटा हाइडिंग वगैरह कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, एंड यहाँ पे एम्प्लॉइज टॉप डाउन अप्रोच इन प्रोग्राम डिजाइन। टॉप डाउन अप्रोच का मतलब क्या होता है कि पहले हम देखते बड़ा टास्क क्या है, वो टास्क को के ऊपर पूरा ध्यान रहता है। जैसे फैक्टोरियल निकालना है या वॉट एवर इज द टास्क, उसके ऊपर पूरा ध्यान रहता है, और फिर उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है छोटे छोटे स्टेप से, तो उसको बोलते हैं टॉप टू डाउन अप्रोच। ठीक है, सो ये पार्ट हो गया प्रोसीजर ओरिएंटेड का। अब जरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को इसके साथ कंपेयर करेंगे। ओके, यहां क्या था,
कि प्रॉब्लम इज व्यूड एज अ सीक्वेंस ऑफ थिंग्स टू बी डन। यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट्स के टर्म्स में हम पूरे प्रोग्राम को लिखेंगे, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के टर्म्स में, राइट। तो इन दिस अप्रोच द प्रॉब्लम इज ब्रोकन इनटू ऑब्जेक्ट्स एंड डेटा एंड फंक्शंस आर बिल्ट अराउंड इट। अगर आपको याद रहेगा तो क्लास में दो सबसे मेन होता है, डेटा एनकैप्सुलेशन, वर्ड याद है, इट इज इन अ क्लास देयर आर टू पार्ट्स, वन इज द डेटा, अदर इज द फंक्शंस व्हिच आर ऑपरेटिंग ऑन दिस डेटा, राइट। सो वही चीज लिखा हुआ है कि जो भी प्रॉब्लम है उसको हम ऑब्जेक्ट्स के टर्म्स में ब्रेक कर देंगे एंड डेटा एंड फंक्शंस अकॉर्डिंगली हम लोग तैयार करेंगे। नेक्स्ट इज एम्फोसिस इज ऑन डूइंग थिंग्स ना, यहाँ एम्फोसिस इज ऑन द डेटा रादर देन प्रोसीजर। ठीक है, जैसे कि हमने एग्जांपल लिखा था क्लास स्टूडेंट S1 S2, फिर स्टूडेंट 1 का रोल नंबर एंड परसेंटेज। ये सब क्या था बेटा, डेटास हम लोग को एंट्री करनी रहती है। रियल वर्ल्ड में इसी में ज्यादा काम में आता है। बहुत सारे डेटास का एंट्री कर दिया, फिर उसके बाद में स्टूडेंट्स को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं, जिसका परसेंटेज सबसे ज्यादा उसका ऊपर मार्क्स, सबसे जिसका परसेंटेज कम उसका नीचे। इस तरीके से हम डेटा को मैनिपुलेशंस कर सकते हैं। ये सब किस में हो सकता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में। ये प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ये पॉसिबल नहीं है, राइट। सो डेटा पे ज्यादा काम होता है। इधर ऑब्जेक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू, सॉरी, प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू फंक्शंस, यहाँ पे क्या होता है, प्रोग्राम्स आर डिवाइडेड इनटू ऑब्जेक्ट्स। ओके, नेक्स्ट इज, यहाँ डेटा हाइडिंग पॉसिबल नहीं है। यहाँ डेटा हाइडिंग पॉसिबल है, हमने प्राइवेट पब्लिक ऐसे कीवर्ड्स यूज करके डेटा हाइडिंग सीखा था। एंड जैसे यहाँ लिखा है टॉप टू डाउन अप्रोच, यहाँ है बॉटम टू अप अप्रोच। तो एमसीक्यूज इस पे आता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या फॉलो करता है, तो इट फॉलोज ऑब्जेक्ट ओपी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फॉलोज बॉटम टू टॉप। ठीक है, क्या लिखा है देखो, बॉटम टू टॉप या बॉटम टू अप अप्रोच यूज करता है। इसका मीनिंग क्या होता है कि जैसे हम जब भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं, तो वी ऑलवेज स्टार्ट विद राइटिंग सम क्लास, ओके, एंड देन वी मेक द ऑब्जेक्ट। सपोज मैंने लिखा क्लास स्टूडेंट, फिर void मेन में जाकर के हमने क्या लिखा, स्टूडेंट S1 S2 S3। तो ये क्या है, छोटी छोटी चीजें बना रहे, देखो स्टूडेंट S1 S2 S3, एंड इसके बाद इसको एग्जीक्यूट करने के बाद हमारा पूरा प्रोग्राम तैयार होता है। तो इसके लिए हम उसको बोलते हैं बॉटम टू अप या बॉटम टू टॉप अप्रोच। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर, डिस्टिंग्विश बिटवीन आता है पेपर में, एंड सबके सब पॉइंट्स हम लोग लिख के आएंगे, फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट विच इज फ्रेंड फंक्शन या फ्रेंडली फंक्शंस। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम एक प्रोग्राम पहले देखेंगे एंड उसके बाद इस थियोरी पे आ जाएंगे। सो फ्रेंड फंक्शन को समझने के लिए मैंने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, तो ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमने दो क्लासेस को डिफाइन किया है। पहला क्लास है क्लास XYZ एंड दूसरा क्लास का नाम है क्लास ABC। तो स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट चीज, जब भी दो या दो से ज्यादा क्लासेस होते हैं, तो पहले क्लास को तो हमने इधर डिफाइन कर दिया है, लेकिन जो नेक्स्ट क्लास आने वाला है ना, उसका जो फर्स्ट लाइन है उसको हमें स्टार्ट में लिखना जरूरी होता है। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड डिक्लेरेशन। ये आप नहीं करोगे तो आपको 100% एक एरर आएगा। क्यों? क्योंकि देखो कंपाइलर जब भी कंपाइलेशन करता है वो स्टार्ट से करता है। ठीक है, तो इधर पहले हमने क्लास एबीसी अगर लिखा हुआ है तो कंपाइलर को समझ में आएगा कि एक क्लास आगे भी हमने लिखा है। ओके, so it is just an indication to the compiler that we have defined a class by the name ABC, which is after this XYZ class. Okay, so this line is very important, class ABC semicolon. Okay, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड डिक्लेरेशन। अब जरा देख लेते हैं ये दोनों में क्या है। तो देखो क्लास XYZ, ओके, एंड इसके अंदर एक इंट x करके लिखा हुआ है वेरिएबल। अच्छा, प्राइवेट पब्लिक कुछ लिखा नहीं है, मतलब बाय डिफॉल्ट इट इज प्राइवेट, राइट। एंड पब्लिक के अंदर हमने क्या लिखा है, void set data
अच्छा, एक्सेप्ट, सेट डेटा, ये सब का मीनिंग सेम है, टू एक्सेप्ट द नंबर, ओके। तो वॉइड सेट डेटा इंट ए, एंड ये x इक्वल टू ए कर दिया, मतलब ये पास करेंगे यहां से ना, हम इसके अंदर डेटा पास करने वाले, ठीक है। एंड यहाँ एक अलग ही फंक्शन दिख रहा है बाय द नेम ऑफ फ्रेंड, ठीक है। अच्छी बात यह है कि आज फ्रेंडशिप डे है, हाँ, और हम फ्रेंड फंक्शन के बारे में ही पढ़ रहे हैं, कोइंसिडेंस। सो अच्छा, हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल ऑफ यू, ओके, जो आज देख रहा है मेरा वीडियो, ऑफ कोर्स। सो फ्रेंड वॉइड मेन एक्स वाई जेड कॉमा एबीसी। तो यहाँ पे ये फंक्शन और ये फंक्शन देखो दोनों में है एग्जैक्टली सेम, सी दिस, friend void max xyz comma abc is it is here also in both the class। एक्चुअली ना ये जो मैक्स नाम से फंक्शन है ना, ये दोनों का फ्रेंड है, मतलब ये दोनों का फ्रेंड होने के वजह से ये दोनों के प्राइवेट मेंबर या डेटा को यूज या एक्सेस कर सकता है। इसके लिए एक एग्जांपल बताता हूं। सपोज दैट दो फ्रेंड्स है, ठीक है, या फिर बेटर एक एग्जांपल लेता हूं कि सपोज दैट एक लड़का है और एक लड़की है, ठीक है। अब कितने बार म्यूचुअल फ्रेंड्स होते हैं? यस, तो सपोज दैट ये जो है ये बेसिकली दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड है, करेक्ट। तो क्या होगा स्टूडेंट, इसको इसका भी खबर रहेगा, सब अंदर की बात बोलते हो ना तुम लोग, अंदर की बात, हाँ। तो वो इसको, ये जो बंदा है उसको इसका भी सब मालूम है अंदर की बात, इसका भी सब अंदर की बात मालूम है, अरे समझ में, तो वो हो गया, ये हो गया मेन फ्रेंड, है ना, दोनों का फ्रेंड। सेम चीज होने वाली है बेटा यहाँ पे, ये जो मैक्स फंक्शन है, ये मैक्स फंक्शन इसका भी फ्रेंड है, इसका भी फ्रेंड है, ओके। जिसके वजह से ये फंक्शन ना इसके प्राइवेट जो डेटा है उसको भी ये एक्सेस कर सकता है, और इसके प्राइवेट डेटा को भी एक्सेस कर सकता है। कितना अच्छा कंसेप्ट है ये, देखो। इससे क्या होगा कि आगे जाके हम ये x और y को कंपेयर करेंगे कि इसमें x बड़ा है कि y बड़ा है। कौन से फंक्शन में? ये मैक्स फंक्शन में। पूरा प्रोग्राम होने के बाद सब लिंक हो जाएगा, जस्ट 5-10 मिनट्स कॉन्सेंट्रेट करना, ओके। तो ये एक्स वाई जेड करके बनाया, एग्जैक्टली सेम इधर बनाया, देखो एबीसी के अंदर का पार्ट पूरा सेम ही है, खाली इधर एक्स की जगह पे वाई दे दिया, इधर एक्स की जगह पे वाई दे दिया, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस पार्ट नाउ, क्योंकि एग्जीक्यूशन हमेशा void मेन से ही शुरू होगा, ठीक है, ये सबसे मेन पार्ट ही है, ओके। सो लेट अस स्टार्ट द एग्जीक्यूशन। ध्यान देना स्टूडेंट्स, void main it is the start point of the program। xyzp, xyzp मतलब क्या, ये जो xyz क्लास है, यस, उसका मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम है p। तो स्टूडेंट्स अब सबको मालूम है आगे क्या होगा, मेमोरी एलोकेशंस होगा। लास्ट लेक्चर आपने सबने देखा रहेगा कि मेमोरी एलोकेशंस कैसे होता है, ओके। सो मेमोरी एलोकेशंस में जैसे मैंने इधर p लिखा, तो p के अंदर क्या है, xyz जो क्लास है उसमें क्या है, एक वेरिएबल x। तो p डॉट x, p डॉट, p इज द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, x इज द वेरिएबल। तो p डॉट x नाम से क्या होगा स्टूडेंट्स, एक बॉक्स बन जाएगा जिसके अंदर हम कोई भी इंफॉर्मेशन डेटा स्टोर कर सकते हैं। वैसे ही एबीसी क्यू, एबीसी क्यू मतलब ये जो क्लास एबीसी है उसका हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, उसका नाम है क्यू, और उसमें वेरिएबल है y, ठीक है। तो देखो वेरिएबल इज y, आई राइट इट एज क्यू डॉट y, ठीक है। सो ये दो चीज हो गई, मेमोरी एलोकेशन हो गया। अब देखो क्या किया, p डॉट सेट डेटा 20, p डॉट सेट डेटा 20, तो ये क्या होगा, इसका कॉल होएगा, ये सेट डेटा नाम से इधर भी है इधर भी है, लेकिन किधर पहुंचेगा वो, p के लिए, p किसका था ऑब्जेक्ट, इसका। तो सेट डेटा 20, इससे क्या होगा देखो स्टूडेंट्स, ये 20 ना इधर पास होएगा a में, ओके। सेट डेटा 20 लिखा ना, तो 20 इधर पास होएगा, a में 20 आया, 20 से वो x में चले जाएगा, ओके। तो देखो ये जो x है इसमें ये 20 स्टोर हो गया। आई होप दिस इज क्लियर, यस। एंड उसके बाद क्या होगा, क्यू डॉट सेट डेटा, क्यू डॉट सेट डेटा, तो ये चीज अभी इसके एग्जीक्यूट होएगा, ये सेट डेटा। तो ये 35 जो है वो यहाँ a में पास हो गया, देखो 35 यहाँ पास हो गया,
और a का वैल्यू y में कॉपी हो गया, तो y के अंदर आ गया 35। आई होप यहां तक क्लियर है ये। यस, फाइनली हमने मैक्स p कॉमा q, ये जो अपना फ्रेंड फंक्शन है, इसको हमने कॉल किया है। और ध्यान से सुनना अभी क्या होगा। सबसे पहले चीज, अब देख रहे हो इधर हमने ऑब्जेक्ट्स का नाम लिखा है p डॉट q डॉट, बट मैक्स के लिए ऐसा नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि मैक्स इज अ फ्रेंड फंक्शन टू बोथ ऑफ देम। ओके, इट इज ऑलवेज डिफाइंड आउटसाइड द क्लास। ना वो एक्स वाई जेड के अंदर है, ना वो एबीसी के अंदर है, उसको खाली डिक्लेयर करके छोड़ा है हमने, डिफाइन उसको बाहर किया हुआ है। इज इट क्लियर? तो याद रखना, फ्रेंड फंक्शन को कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, ऐसे पी डॉट क्यू डॉट करके बुलाने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, फ्रेंड फंक्शन के अंदर हम लोग हमेशा ऑब्जेक्ट्स पास करते हैं जनरली। तो देखो p और q दोनों क्या है? ऑब्जेक्ट्स। अब होगा क्या, देखो जैसे मैक्स p और q किया, तो ये इधर आप इसका फॉर्मेट देखो, एक्स वाई जेड टी वन में जाएगा p। एंड देखो p किसका टाइप था? एक्स वाई जेड का, उसके लिए इधर एक्स वाई जेड लिखा है। q किसका ऑब्जेक्ट था? एबीसी का, तो उसके लिए इधर एबीसी लिखा है। तो मैक्स p कॉमा q पे क्या होएगा? p जाएगा कॉपी होएगा t1 में, q जाएगा कॉपी होएगा t2 में। ओके, अब बोलो इन शॉर्ट t1 में p है, तो देखो t1 डॉट x, t1 डॉट x का मतलब ही p डॉट x हो गया, एंड t2 डॉट x का मतलब ही q डॉट y हो गया। ये ऐसे कंपेयर हो रहा है। ओके, तो मुझे बोलो क्या ये इससे ज्यादा है? ऐसे ही पूछ रहे ना, p डॉट x ग्रेटर देन q डॉट y, क्या ये ज्यादा है? नहीं, फॉल्स। तो क्या डिस्प्ले होएगा स्टूडेंट्स? t2 डॉट y एल्स वाला पार्ट। अब t2 डॉट y मतलब क्या? t2 में क्या है? q, तो q डॉट y मतलब 35। तो आउटपुट पे सिंपल आ जाएगा 35। ओके, so this was a demonstration program for friend function. okay, एक बार फिर से देखते हैं। फर्स्ट गो हो गया, सेकेंड गो जरा हम लोग इसको फिर से देखेंगे क्लैरिटी आने के लिए। तो फ्रेंड फंक्शन में क्या होता है? सबसे पहले एक फंक्शन होता है जो कि दो क्लासेस के अंदर इन्वॉल्व होता है, दोनों क्लासेस में इन्वॉल्व होता है। देखो फ्रेंड वॉइड मैक्स, फ्रेंड वॉइड मैक्स, वो खाली वहां पे डिक्लेयर होता है, उसको डिफाइन बाहर किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड थिंग इज दैट उसके पास एक पावर है। क्या पावर है? वो इसका प्राइवेट डेटा x और इसके प्राइवेट डेटा y दोनों को कंपेयर कर सकता है। देखो वो कंपेयर कर रहा है। ठीक है। तीसरा चीज कि उसको जब कॉल कर रहे हैं, हम मैक्स को जब कॉल कर रहे हैं, तो कोई ऑब्जेक्ट से कॉल करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बुलाने का, मैक्स काम करके दे अपना। ठीक है, तो देखो मैक्स p कॉमा क्यू। और चौथा चीज, उसमें पास क्या करते हैं हम? ऑब्जेक्ट्स पास करते हैं। p और q दोनों क्या है? ऑब्जेक्ट्स है। इज इट क्लियर? यस। सो अगेन आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द void main। सी दिस एक्स वाई जेड p, मतलब ये क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना है जिसका नाम है p। जैसे ये किया, यहाँ पे p डॉट एक्स जगह बन चुकी है टू स्टोर सम वैल्यूज इन द वेरिएबल x। देन एबीसी क्यू जैसे ही बोला, वैसे ये जो एबीसी क्लास है, इसका एक ऑब्जेक्ट बन गया q। ओके, ये देखो q डॉट y के लिए जगह मेमोरी में एलोकेशन हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप, इनके अंदर वैल्यूज भरना है। तो हमने p डॉट सेट डेटा, वैल्यू पास किया 20, तो 20, ये देखो p किसका ऑब्जेक्ट था? एक्स वाई जेड का, तो एक्स वाई जेड का सेट डेटा कॉल हुआ, और ये जो 20 है वो ये a में कॉपी हुआ, और फिर a से वो x में कॉपी हो गया। इन शॉर्ट ये x के अंदर 20 आ गया। सेम चीज इधर 35 के साथ हुआ। लास्ट स्टेप, मैक्स p कॉमा q। जैसे ही मैक्स p कॉमा q हुआ, ये कॉल हो गया। अब ये एग्जीक्यूशन हो रहा है। पास क्या हुआ? p एंड q, मतलब t1 में p गया और t2 में q गया। अब t1 डॉट x इज ग्रेटर देन t2 डॉट y, ऐसा हो रहा है। यस, ये फॉल्स हो रहा है स्टूडेंट्स, क्योंकि t1 में p है, t2 में q है, तो इट इज इन शॉर्ट कंपेयरिंग दिस टू। तो 20 इज ग्रेटर देन 35 इज अ फॉल्स। यस, तो एल्स वाले पार्ट में गया, एंड t2 डॉट y मतलब 35 आउटपुट पे आ गया। ओके, सो लेट अस सी द थियोरी पार्ट। जब आपको कंसेप्ट अभी प्रोग्राम से समझ गया है, तो थियोरी समझने में आसानी होगी। पहली चीज, C++ allows a function to be a friend, to be a friend to multiple classes. Okay,
सो मल्टीपल क्लासेस का फ्रेंड हो सकता है, एक फंक्शन मल्टीपल क्लासेस के साथ फ्रेंडशिप कर सकता है। सो इट कैन एक्सेस देयर प्राइवेट डेटा। हमने अभी देखा कि वो प्राइवेट डेटा को कंपेयर कर रहा था, मतलब एक्सेस कर रहा है। इवन इफ इट इज नॉट अ मेंबर ऑफ दोस क्लास, वो एक्चुअली दोनों भी क्लास को बिलोंग करता नहीं है, डिफाइन बाहर किया है, लेकिन फिर भी वो दोनों के प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकता है। आगे, सच अ फंक्शन नीड नॉट बी अ मेंबर ऑफ एनी क्लास, वो कोई भी क्लास का मेंबर नहीं होता। नॉन मेंबर फंक्शन कैन नॉट एक्सेस टू द प्राइवेट डेटा ऑफ अ क्लास, ये तो फैक्ट है। अगर कोई, देखो, वॉइड मेन की बात करें, पी डॉट सेट डेटा को कॉल किया है बाहर से, लेकिन वो पब्लिक में था ना। ये लास्ट टाइम हमने देखा था, प्राइवेट इंफॉर्मेशन जो भी रहता है, प्राइवेट के अंदर जो लिखा रहता है, वो बाहर से एक्सेस किया नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी ये जो मैक्स फंक्शन है, बाहर का आदमी होने के बावजूद वो क्या कर सकता है, प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकता है, बिकॉज हमने उसको फ्रेंड बना के रखा है। ओके, तो ये जनरल बता रहे हैं यहाँ पे कि नॉन मेंबर फंक्शन, अगर नॉन मेंबर है कोई भी, तो वो प्राइवेट डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता। हाउएवर, there could be a situation where user would like two classes to share a particular function। जैसे अभी हमने दो क्लास बनाए xyz एंड abc, वो एक ही फंक्शन को शेयर कर रहे हैं, सेम फंक्शन को शेयर कर रहे हैं, फंक्शन का नाम था max। In this situation, friend function is used to make an outside function friendly to a class. Simply declare the function as friend of the class as shown below। तो सिंटैक्स से देखो स्टूडेंट्स, friend, return type, function name, arguments। The keyword friend declares the function to be friendly with that class। अच्छा खासा प्रोग्राम हमने स्टडी कर लिया इसके ऊपर, एंड अब उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, अ फ्रेंड फंक्शन हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला, it is not in the scope of the class to which it has been declared as friend। मतलब वो फ्रेंड फंक्शन जो है वो कोई भी क्लास का पार्ट नहीं है। it cannot be called by using object to that class। हम ऐसे डॉट ऑपरेटर p डॉट q डॉट या s1 डॉट s2 डॉट करके बुलाते थे ना, s1 डॉट एक्सेप्ट, s1 डॉट डिस्प्ले, वो सब तरीके से डॉट ऑपरेटर यूज करके उसको नहीं बुलाया जा सकता। it can be declared either in public or private part of the class। मतलब प्राइवेट पार्ट में भी उसको हम लोग, प्राइवेट सेक्शन में भी हम लोग उसको डिक्लेयर कर सकते हैं, पब्लिक में भी कर सकते हैं। यूजुअली इट हैज ऑब्जेक्ट्स एज आर्ग्यूमेंट्स, हमने देखा था उसके अंदर पास क्या किया, पी एंड क्यू, पी और क्यू क्या है, ऑब्जेक्ट्स है। आर्ग्यूमेंट्स में के जगह पे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। टू एक्सेस द मेंबर फंक्शन इट हैज टू यूज एन ऑब्जेक्ट नेम एंड डेटा एंड डॉट ऑपरेटर। तो जनरली ये पॉइंट की जरूरत नहीं है एक्चुअली, ये जनरल बता रहे हैं कि कोई भी मेंबर फंक्शन को एक्सेस करना है तो हमको ऑब्जेक्ट नेम एंड डॉट ऑपरेटर की जरूरत होती है, बट इसके लिए वो जरूरत नहीं है, वो हमने ऑलरेडी इसमें कर दिया है, ये वाला पॉइंट कर दिया। तो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दीज 4 पॉइंट्स। ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो आपको ये पूरा लिख के आना है स्टूडेंट्स। प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल वेर एवर रिक्वायर्ड आपको लिख के आना चाहिए, फुल मार्क्स मिलेगा पेपर के अंदर अगर आप ये प्रोग्राम्स लिख के आओगे। ठीक है, नेक्स्ट इज स्टैटिक डेटा मेंबर। छोटा सा क्वेश्चन है, कोई प्रोग्राम नहीं, कुछ नहीं, जस्ट अ स्मॉल कांसेप्ट। ठीक है, तो एक्सप्लेन इन शॉर्ट द 3 स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्टैटिक डेटा मेंबर। तो देखो, स्टैटिक डेटा मेंबर क्या होता है कि सपोज दैट मैंने एक क्लास बनाया है, क्लास स्टूडेंट, और उसमें स्टैटिक इंट स्टैंडर्ड कर दिया। ओके, तो ये जो जिसको स्टैटिक हम लोग डिफाइन करते हैं ना स्टूडेंट्स, ओके, उसके कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे कि, अच्छा एक नॉर्मल भी बना देता हूं, इंट रोल, और फिर मैंने वॉइड मेन में ऑब्जेक्ट्स बनाया, स्टूडेंट s1 s2 s3। ठीक है, अब आपको याद होगा
कि जैसे S1 S2 S3 बनाएंगे ना स्टूडेंट्स, तो क्या होगा कि इनके लिए मेमोरी एलोकेशंस होता है, राइट? तो क्या होगा स्टूडेंट, S1 के लिए मेमोरी एलोकेशन होगा, क्या होगा S1 के अंदर? दो चीज होगी, एक होगा स्टैंडर्ड एंड रोल नंबर, यस। तो S1 डॉट स्टैंडर्ड, S1 डॉट रोल, यस। वैसे ही स्टूडेंट S2 के लिए भी दो चीज रहेगी, यस, S2 डॉट स्टैंडर्ड, S2 डॉट रोल एंड सो ऑन, थर्ड के लिए भी। लेकिन यहाँ एक कहानी में ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि जिसको स्टैटिक हमने बनाया है उसका बार बार कॉपी बनता नहीं है। समझ में आया? मतलब ये S1 डॉट स्टैंडर्ड, S2 डॉट स्टैंडर्ड ऐसा बनेगा नहीं, बल्कि सिर्फ एक ही बनेगा स्टैंडर्ड, हर एक ऑब्जेक्ट उसी को शेयर करेगा। ये ऐसे अलग अलग बनने वाला नहीं है। आई होप समझ में आया। यही डिफरेंस है, बड़ा डिफरेंस। ठीक है, ये स्टैटिक जिसको किया है वो सब तीन स्टूडेंट है, तो तीनों के सेम डिवीजन हो गया, सेम स्टैंडर्ड हो गया। आई होप समझ में आ रहा है। ठीक है, तो देखो, इट इज इनिशियलाइज टू जीरो व्हेन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स क्लास इज क्रिएटेड। तो जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, ये स्टैंडर्ड जीरो पे इनिशियलाइज, ऑटोमेटिक जीरो हो गया वो। नो अदर इनिशियलाइजेशन इज परमिटेड, ओनली वन कॉपी ऑफ दैट मेंबर इज क्रिएटेड, एक ही कॉपी बनता है, एंड इज शेयर्ड बाय ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ दैट क्लास, नो मैटर हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। कितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होने दो, उसका कॉपी एक ही बनेगा, सब लोग शेयर करेंगे। क्लास, इट इज विजिबल ओनली इन द क्लास, वो खाली दिखाई देता क्लास में है, बट इट्स लाइफ टाइम इज द एंटायर प्रोग्राम, प्रोग्राम एंड होने तक उसको यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तीन पॉइंट्स बहुत ही इजी है। ओके, आने का चांसेस थोड़ा कम है, बट आगे जाके अगर स्टैटिक वर्ड किधर दिखाई दे रहा है आपको, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैंने कंसेप्ट आपको बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, आज का मेजर कंसेप्ट इज व्हाट आर कंस्ट्रक्टर्स एंड इट्स टाइप्स, एंड उसके बाद इनहेरिटेंस। ये दो आज बड़े कंसेप्ट हम करने वाले हैं। ओके, तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है स्टूडेंट्स? कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास, इट्स टास्क इज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट्स ऑफ इट्स क्लास। ठीक है, सो जैसे हमने फ्रेंड फंक्शंस किया था कि पहले एक प्रोग्राम देखा था, उसके बाद सब चीजें समझ में आ गई, एग्जैक्टली सेम करते हैं। पहले एक हम प्रोग्राम देखते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम लिखा है जो कि सिंपल इंटरेस्ट पे बेस्ड है। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट देख लेते हैं स्टूडेंट्स। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ इयर्स, या प्रिंसिपल से शुरू करते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू नंबर ऑफ इयर्स अपॉन 100। ये सबको मालूम है। यस, सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है? इट इज द प्रिंसिपल अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू नंबर ऑफ इयर्स अपॉन 100, एंड टोटल कितना होएगा, फाइनली पैसा कितना मिलेगा अपने को? इट विल बी द ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट प्लस द सिंपल इंटरेस्ट। ये फॉर्मूला हो गया, राइट? तो ये कंसेप्ट से एक हम लोग कंस्ट्रक्टर के ऊपर एक प्रोग्राम देखेंगे अभी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। व्हाट इज अ कंस्ट्रक्टर? सबसे पहली चीज, कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम सेम होता है। तो यहाँ पे ना स्टूडेंट दो कंस्ट्रक्टर हमने बनाए हुए हैं। ठीक है, ये मैं इरेज कर रहा हूं। तो यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स दो कंस्ट्रक्टर बनाए हैं। ये जो कंस्ट्रक्टर है इसका नाम है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और ये जो दूसरा हमने बनाया है, यहाँ पे देखो, ये दूसरा कंस्ट्रक्टर का नाम लिखा है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो एक चीज आपने नोट की क्या? क्लास का नाम क्या है? इंटरेस्ट, और कंस्ट्रक्टर का नाम भी क्या है? इंटरेस्ट। तो यहां से स्टोरी शुरू होती है कि कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम हमेशा 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 सेम होना चाहिए, दूसरा नाम कंस्ट्रक्टर को दिया नहीं जा सकता, सबसे पहली चीज। तो देखो, क्लास का नाम इंटरेस्ट और कंस्ट्रक्टर का नाम भी इंटरेस्ट।
अब स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम। देखो प्राइवेट में हमने क्या लिखा है, फ्लोट पी एन आर एंड टोटल, पी फॉर प्रिंसिपल, एन फॉर नंबर ऑफ ईयर, आर फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टोटल इज टू फाइंड आउट कि हमको फाइनली टोटल कितना पैसा मिलने वाला है। ठीक है, और डिफॉल्ट के अंदर ना हमने पी आर और एन का एक नॉर्मल डिफॉल्ट वैल्यू ले लिया। डिफॉल्ट मतलब बाय डिफॉल्ट स्टार्ट में ही हम लोग कुछ तो वैल्यू ले रहे हैं उसके अंदर। तो 1000 प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% एंड नंबर ऑफ इयर्स 1 लिया है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में क्या करेंगे, हम हमारे वैल्यूज डालेंगे। तो देखो इंटरेस्ट फ्लोट एक्स कॉमा फ्लोट वाई कॉमा फ्लोट जेड के मदद से p इक्वल टू एक्स, r इक्वल टू वाई, n इक्वल टू जेड। तो ये एक्स वाई जेड जो है वो हमने क्या किया, इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। आगे समझ जाएगा, लिंक वॉइड मेन से ही समझ में आता है सब कुछ, पहले ओवरव्यू दे रहा हूं। एंड प्रोसेस, वॉइड प्रोसेस या फिर वॉइड कैलकुलेट करके भी लिख सकते हो टू कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सो टोटल इज इक्वल टू p प्लस p इंटू आर इंटू एन अपॉन 100। ठीक है, तो इसकी मदद से क्या होगा स्टूडेंट्स, टोटल कैलकुलेट हो जाएगा और यहाँ पे टोटल डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो नाउ लेट अस एक्चुअली स्टार्ट विद द वॉइड मेन। ऑल आर रेडी? सो इंटरेस्ट I1, इंटरेस्ट I1 मतलब हमने ये जो इंटरेस्ट क्लास है इसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया जिसका नाम है I1। तो स्टूडेंट्स अभी तक हम लोग ने क्या सीखा था कि जैसे ही हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो मेमोरी एलोकेशन हो जाता है। तो मेमोरी एलोकेशन हो रहा है, ऑब्वियसली होगा। एंड उसके साथ साथ अब मैं एक चीज और ऐड कर रहा हूं कि कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली, कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड automatically. Okay, so whenever an object is created, two things are done. First one is memory is allocated to the variables and second is उसका जो भी कंस्ट्रक्टर है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। तो कैसे हो रहा है देखते हैं। ये इंटरेस्ट I1, तो इंटरेस्ट में क्या क्या लग रहा है आपको, मेंबर्स क्या क्या है बेटा इसके, पी एन आर एंड टोटल। तो मेमोरी में 4 ब्लॉक्स तैयार हो जाएंगे सीधे, 1 2 3 4। यस, किसके लिए हो रहा है ये सब, I1 के लिए। उसमें क्या क्या है, पी एन आर टोटल, ये सब किसके है, I1 के ऑब्जेक्ट्स के लिए है। I1 ऑब्जेक्ट का पी एन आर एंड टोटल, ये चीज पहली चीज हो गई। अब सेकंड चीज क्या होगा स्टूडेंट, कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली। बस पूरा कंसेप्ट क्लियर बेटा, ध्यान दो। ये ऑटोमेटिक इन्वोक हो जाएगा। कौन सा मालूम है, डिफॉल्ट वाला। क्यों डिफॉल्ट वाला, ऐसे ब्रैकेट नहीं दिया ना बेटा, I1 के बाजू में ऐसा ब्रैकेट नहीं दिया, समझ रहा है। तो I1 के बाजू में ब्रैकेट नहीं देने की वजह से ये डिफॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा एंड P के अंदर 1000, R के अंदर 10 और N के अंदर 1 आ जाएगा। इधर वैल्यू आ गया, देखो 1000, 10, number of years is 1 and rate of interest is 10। यस, कितना सिंपल था। अब और एक चांस है क्लैरिटी की, और एक ऑब्जेक्ट बनाया बेटा I2। यस, सो I2 जैसे ही हम लोग ने बनाया तो वापस दो चीज होगी, मेमोरी एलोकेशन, 1 2 3 4 स्लॉट, पी एन आर टोटल, ये सब किसका है, ये सब सेकेंड ऑब्जेक्ट का I2 का है। एंड साथ में ना हमने ब्रैकेट में कुछ तो पास किया है, वैल्यूज 3 वैल्यू पास किए हैं। तो अब जो कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली, कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होएगा, ये वाला पैरामीटराइज। वो बराबर उसको कंपाइलर को समझता है रे कि I1 के बाजू में ब्रैकेट नहीं दिया है तो ये वाला करना है एग्जीक्यूट, I2 के बाजू में पैरामीटर पास किया है तो ये वाला करना है। तो पैरामीटर पासिंग में आपको मालूम है अभी क्या होगा, 1000 जाएगा x में, तो x में जाएगा 10,000 सॉरी, और क्या है नेक्स्ट वैल्यू 10, 10 जाएगा y में एंड 2 जाएगा z में। और फिर x y z के मदद से वो p r और n में चले जाएगा। तो p में जाएगा
1000 10,000 किसके पी में स्टूडेंट? I2 के। देखो 10,000 आ गया। नेक्स्ट क्या होएगा? 10 रेट ऑफ इंटरेस्ट में चले जाएगा, आर में चले जाएगा, वाई में क्या आया था 10, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में 10 आ गया। ओके, एंड नंबर ऑफ इयर्स में आएगा 2, तो देखो नंबर ऑफ इयर्स में आ गया 2। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो मुझे बोलो कि कितना बड़ा काम एक ही लाइन में हो गया कि नहीं, यही एडवांटेज है बेटा कंस्ट्रक्टर का। ठीक है, कंस्ट्रक्टर्स, अभी ये पहला लाइन समझ में आएगा, देखो आपको। अ कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास, इट्स टास्क इज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट्स ऑफ इट्स क्लास। वो क्या करता है कि अपने ऑब्जेक्ट्स के अंदर के वैल्यूज का इनिशियलाइजेशन कर देता है कंस्ट्रक्टर, बहुत आसान तरीके से। ओके, अब देखो डिस्प्ले ही करना है, अभी वैल्यू सब आ गए अपने पास, अब खाली कैलकुलेट करके डिस्प्ले करना बचा है। तो देखो सी आउट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, तो देखो आउटपुट पे दिख रहा है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड i1 डॉट प्रोसेस। अब इसको कैलकुलेट कर लिया i1 ऑब्जेक्ट के लिए। आपको आता है थोड़ा सा एडिशन सब्ट्रैक्शन कर, एडिशन मल्टीप्लीकेशन करना चाहिए। बोलो टोटल इज इक्वल टू पी बोले तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना था 10,000 सॉरी, एंड पी इंटू आर इंटू एन। बोलो पी रेट ऑफ इंटरेस्ट, नंबर ऑफ ईयर 1 था अपॉन 100। यस, ये कैंसिल होएगा, 1000 प्लस 100 कितना आया 1100, 1100 आया ना। ये किस में चले गया? टोटल में चले गया, और टोटल इक्वल टू 1100 प्रिंट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। सेम पैरामीटर के लिए डिस्प्ले करेंगे, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऐसा डिस्प्ले होएगा i2 डॉट प्रोसेस, i2 डॉट प्रोसेस फिर से ये प्रोसेस रन होएगा बट ये डेटास के लिए, एंड 12,000 जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ कंस्ट्रक्टर। 100% क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है, कंस्ट्रक्टर के ऊपर कुछ ना कुछ तो एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर दो, टोटल 3 टाइप के कंस्ट्रक्टर होते हैं स्टूडेंट्स, डिफॉल्ट, पैरामीटराइज्ड एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर अभी मैं बताऊंगा। एंड अगर सपोज क्वेश्चन कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पे आया, तो ओवरलोडिंग का मतलब क्या था स्टूडेंट्स? एक ही नाम से अगर बहुत सारे कंस्ट्रक्टर बना देंगे तो उसको बोलेंगे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो यही प्रोग्राम लिख के आने का, क्योंकि इसमें एक ही नाम से 2 कंस्ट्रक्टर है ना, तो अगर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पे क्वेश्चन आए तो भी यही प्रोग्राम चिपका के आना है बोर्ड एग्जाम में। तो एक तीर से दो निशान, कंस्ट्रक्टर पे क्वेश्चन आया तो भी यही, व्हाट इज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर तो भी यही, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग तो भी यही प्रोग्राम लिख के आना है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। अब थियोरी पे आ जाते हैं। तो देखो अ कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन। क्या वो मेंबर फंक्शन है? यस, क्लास के अंदर पब्लिक पार्ट के अंदर लिखा गया है तो वो ऑब्वियसली एक मेंबर फंक्शन है। ठीक है, आगे इट्स टास्क इज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट्स ऑफ इट्स क्लास, वो अभी हमने देख लिया। इट इज स्पेशल बिकॉज इट्स नेम इज सेम एज दैट ऑफ द क्लास टू विच इट बिलोंग्स। ये स्पेशल इसीलिए क्योंकि उसका नाम और क्लास का नाम हमेशा सेम होता है। The constructor is invoked whenever an object of its associated class is created. कोई भी कंस्ट्रक्टर कभी इन्वोक का मतलब होता है कॉल्ड। A constructor is called whenever an object of its associated class is created. ये भी मैंने बताया, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे ऑटोमेटिकली वो कंस्ट्रक्टर इन्वोक या कॉल हो जाता है। ओके, आगे इट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्यों बुलाया जाता है? बिकॉज इट कंस्ट्रक्ट्स द वैल्यूज ऑफ डेटा मेंबर ऑफ द क्लास। तो जो भी क्लास के जो डेटा मेंबर्स है उसको वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है, मतलब उसको वो इनिशियलाइज कर रहा है, उसके लिए उसका नाम कंस्ट्रक्टर पड़ा। A constructor can never return any value, hence it is written with no return type. मतलब कोई भी कंस्ट्रक्टर के अंदर रिटर्न टाइप ऐसा नहीं है, जैसे इधर प्रोसेस में किसी void लिखा था वैसे इसका कोई रिटर्न टाइप होता नहीं है। देयर इज नो रिटर्न टाइप। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स,
द कंस्ट्रक्टर नेम इज ऑलवेज सेम एज द क्लास नेम, हमने ये देख लिया पहले ही। उसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, वो भी देख लिया। इट कैन नॉट बी स्टैटिक और वर्चुअल, स्टैटिक कीवर्ड हम ऑलरेडी देख चुके हैं, वर्चुअल अभी आने वाला है, आगे के लेक्चर में देखोगे। तो उसको हम लोग ऐसा स्टैटिक वगैरह बाहर पहले लिख नहीं सकते उसके पहले। इट शुड बी डिक्लेयर्ड इन द पब्लिक सेक्शन, प्राइवेट में नहीं हो सकता, पब्लिक में ही लिखना है उसको। दे कैन नॉट बी इनहेरिटेड थ्रू अ डिराइव्ड क्लास, दो अ डिराइव्ड क्लास कैन कॉल बेस क्लास कंस्ट्रक्टर। तो इनहेरिटेंस करके कंसेप्ट जो हम आगे देखेंगे, तो उसमें आपको ये पॉइंट समझ में आ जाएगा कि एक शॉर्ट में बता देता हूं कि ये बेस क्लास होता है और ये डिराइव्ड क्लास होता है। इनहेरिटेंस का कंसेप्ट है स्टूडेंट्स। तो क्या बोला है कि दे कैन नॉट बी इनहेरिटेड दो अ डिराइव्ड क्लास कैन कॉल बेस क्लास कंस्ट्रक्टर। तो यहां से इसके कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जा सकता है, बट इसका कंस्ट्रक्टर डायरेक्टली यहाँ पे पहुंचता नहीं है। ठीक है, ऑब्वियसली अनक्लियर रहेगा क्योंकि इनहेरिटेंस हुआ नहीं है। नेक्स्ट कंसेप्ट इनहेरिटेंस के बाद ये समझ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, लाइक अदर C++ functions they can have default arguments, ये हमने देखा, डिफॉल्ट एंड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर देख लिया। कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड ऑटोमेटिकली व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। व्हेन अ कंस्ट्रक्टर इज डिक्लेयर्ड फॉर अ क्लास, इनिशियलाइजेशन ऑफ क्लास ऑब्जेक्ट्स इज बिकम्स मैंडेटरी। तो जब भी कंस्ट्रक्टर तैयार करते हैं तो इनिशियलाइजेशन मैंडेटरी हो जाता है, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू तो अंदर डालना ही पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स वैल्यू डाले बिना वो वैसे भी वो ऑब्जेक्ट का कोई यूज नहीं है। ठीक है, सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया अपना कंस्ट्रक्टर पे। लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, उसके बाद इनहेरिटेंस करके हमारा आज का ये सेशन एंड होगा। ओके, सो कॉपी कंस्ट्रक्टर एज द नेम सजेस्ट, यस बेटा कॉपी करने को तो तुम लोग को बहुत अच्छे से आता है ना, तो ये समझ जाएगा, कोई टेंशन नहीं, राइट। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट का वैल्यूज दूसरे ऑब्जेक्ट में ऑटोमेटिकली कॉपी करने का काम है यहाँ पे। ठीक है, तो क्लैरिटी हमको प्रोग्राम से ही आएगी। स्टार्ट कर देते, वर्ड मेन से शुरू कर रहा हूं अभी मैं। क्लास का नाम लिखा है स्टूडेंट, क्योंकि आप फेमिलियर हो, इससे पहले भी यूज किया हुआ है। तो देखो स्टूडेंट S190। अब क्योंकि आप अभी सीख चुके हो, तो जब भी ऑब्जेक्ट होगा तब दो चीज होगा, एक तो मेमोरी एलोकेशन होगा और दूसरा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, राइट। दो काम होगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट, ये देखो स्टूडेंट क्लास, उसमें एक ही वेरिएबल है मार्क्स, तो S1 डॉट मार्क्स के लिए एक जगह बन गई। यस, एंड पास क्या किया है हमने स्टूडेंट उसको 90। यस, तो यहाँ पे देखो ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होएगा ना, 90 पास किया है, तो ये m में 90 आया और m के थ्रू वो मार्क्स में चले गया, तो यहाँ पे 90 आ गया। ये अपना पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है यहाँ पे। अब देखो क्या किया यहाँ पे, स्टूडेंट S2 क्या लिखा है, देखो स्टूडेंट S2 नया ऑब्जेक्ट बनाया है, तो स्टूडेंट S2 के लिए भी S2 डॉट मार्क्स आ जाएगा, बट उसको इक्वल टू S1 कर दिया। उसको इक्वल टू S1 मतलब ये वाले स्टूडेंट के साथ उसको इक्वल टू में डाल दिया। अब कॉमन सेंस ये बोलता है कि S1 का मार्क्स S2 में कॉपी हो जाएगा, अगर ऐसा लिखा है तो S2 इक्वल टू S1 मतलब स्टूडेंट 1 का मार्क्स स्टूडेंट 2 में कॉपी हो जाएगा। लेकिन वो कैसे होगा जरा ध्यान से देखना। ये मेमोरी एलोकेशन हो चुका है, अब ये वाला स्टेप कर रहा हूं मैं, दैट इज कंस्ट्रक्टर कॉल। कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होएगा, कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर में ये S1 ना यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। देखो क्या लिखा है, ये कॉपी कंस्ट्रक्टर कैसे लिखा जाता है, क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम सेम रहेगा स्टूडेंट, एंड स्टूडेंट एड्रेस S, इसको एड्रेस ऑपरेटर बोलते हैं, एड्रेस S। तो ये जो S1 है ना वो ये S में कॉपी हो गया, मतलब ये जो S1 का जो भी एड्रेस था, ये जो S1 का जो भी एड्रेस था वो यहाँ पे S के अंदर स्टोर हो गया है, और यहाँ पे ये S का मतलब ही फिर S1 है। ओके, क्योंकि S1 ये S से इनिशियलाइज हो गया स्टूडेंट्स, तो ये जो S है इसका मतलब ही S1 है। तो अब देखो क्या हो रहा है, S1 डॉट मार्क्स मतलब S1 का जो भी मार्क्स है वो S2 के मार्क्स में कॉपी हो जा रहा है, क्योंकि हम लोग ये S2 के लिए कर रहे हैं ना सब कुछ। ठीक है,
तो S1 डॉट मार्क्स गेट कॉपीड इन द मार्क्स ऑफ S2। तो देखो यहाँ पे ये कॉपी हो गया। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। एंड अब S1 डॉट डिस्प्ले, S2 डॉट डिस्प्ले, तो डिस्प्ले में क्या लिखेंगे, मार्क्स 90 देखो, एंड S2 डॉट डिस्प्ले में भी देखो क्या आ गया, मार्क्स 90। ओके, सो स्टार्ट करते थियोरी। देखो, अ कॉपी कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल कंस्ट्रक्टर यूज्ड टू क्रिएट a new object as a copy of an existing object। एक ऑब्जेक्ट के का एग्जैक्ट कॉपी बनाना रहेगा तो कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज होता है। A copy constructor is a constructor which takes a reference to an object। ये देखो ये है, इसको बोलते हैं रेफरेंस टू एन ऑब्जेक्ट। एड्रेस एस मतलब रेफरेंस टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास एज एन आर्ग्यूमेंट। यही क्लास का ऑब्जेक्ट होगा वो दूसरा वाला भी, ठीक है। जनरली इस पे इतने क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं, फिर भी आपको करके जाना चाहिए, ठीक है। 3 to 4 मार्क्स के लिए पूछेंगे तो प्रोग्राम के साथ आपको लिख के आना है। ओके, नेक्स्ट इज डिस्ट्रक्टर्स। तो हमने कंस्ट्रक्टर के बारे में सीख लिया, अब छोटा सा पार्ट डिस्ट्रक्टर का भी आता है। तो स्टूडेंट्स, बहुत बार क्या होता है कि हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना बना के छोड़ देते हैं, स्टूडेंट S1 S2 S3 S4, राइट। तो वैल्यूज उसके अंदर भरते जाएंगे अगर हम लोग, तो क्या होगा कि मेमोरी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फुल हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए डिस्ट्रक्टर का एक कंसेप्ट भी है कि अगर हमने डिस्ट्रक्टर बनाया है ना, तो इसको एक अच्छा प्रोग्रामिंग बोलते हैं कि भाई प्रोग्रामर ने डिस्ट्रक्टर भी बनाया है, ठीक है। सो डिस्ट्रक्टर की मदद से क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट बहुत टाइम से यूज नहीं हो रहे, वो डिस्ट्रॉय होते जाते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम डिस्ट्रक्टर। A destructor is used to destroy the objects that have been created by a constructor। कंस्ट्रक्टर जो भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहा है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए डिस्ट्रक्टर काम में आते हैं। द डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली बाय द कंपाइलर व्हेन द प्रोग्राम एंड्स टू फ्री अप द मेमोरी दैट इज नो लॉन्गर नीडेड। तो अगर मेमोरी को फ्री करना रहेगा तो वो ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाता है, हमको इन्वोक करने की जरूरत नहीं है। इट इज अ गुड प्रैक्टिस, देखो कंपलसरी नहीं बोला है, इट इज अ गुड प्रैक्टिस टू डिक्लेयर डिस्ट्रक्टर इन अ प्रोग्राम सिंस इट रिलीजेस द मेमोरी स्पेस फॉर फ्यूचर यूज। आगे के यूज के लिए हम लोग को वो यूजफुल रहता है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रक्टर्स को यूज करते हैं, ठीक है। सिंटैक्स रूल्स देखते हैं उसके लिए। अ डिस्ट्रक्टर फंक्शन नेम इज सेम एज दैट ऑफ इट्स क्लास। तो डिस्ट्रक्टर का नाम भी सेम रहेगा, क्लास का नाम और डिस्ट्रक्टर जैसे कंस्ट्रक्टर का वैसे डिस्ट्रक्टर का नाम सेम होता है। एक ही छोटा फर्क है बेटा, ऐसा टिल्ट साइन बोलते हैं इसको, ऐसा। जैसे अभी पिछले वाले में हमने एग्जांपल में एक स्टूडेंट करके कंस्ट्रक्टर बनाया था ना, तो डिस्ट्रक्टर ऐसा रहेगा, टिल्ड स्टूडेंट, ऐसा, ठीक है। और उसके अंदर एक मैसेज कुछ भी डालना है तो डाल सकते हैं हम लोग कि द मेमोरी इज फ्रीड अप या फिर द ऑब्जेक्ट्स इज बीन डिस्ट्रॉयड, ऐसा कुछ सी आउट करके मैसेज डाल सकते हैं। ऑप्शनल है पूरा ये, बट इट इज प्रीसीडेड बाय अ टिल्ड साइन, इसको टिल्ड बोलते हैं। इट इज डिक्लेयर्ड विद नो रिटर्न टाइप सिंस इट कैन नेवर रिटर्न एनी वैल्यू। उसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है, देखो वॉइड वगैरह कुछ लिखा नहीं है। इट टेक्स नो आर्ग्यूमेंट, इधर कुछ आर्ग्यूमेंट भी कभी नहीं डालेंगे हम, ठीक है। इट शुड हैव पब्लिक एक्सेस इन द क्लास डिक्लेरेशन, तो ये पब्लिक सेक्शन में ही होना चाहिए, ठीक है। सो अगेन इसके ऊपर 2 या 3 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आ सकता है, इतना ही है, कोई